India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आइए शुरू करें कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली वायु प्रदर्शन मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि आज हम सिर्फ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कामकाज पर विचार करेंगे। जस्टिस अभय अशोक की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम खतरनाक और बड़े घटनाक्रम के कगार पर आ गए हैं। सुरक्षा और अनुपालन के लिए समितियों ने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से जानकारी लेते हुए कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं में क्या कमी हुई है। जवाब में वर्मा ने कहा कि पिछले साल 71,304 घटनाएं हुई थी और इस बार यह घटनाएं कम हैं। फिर कोर्ट ने कहा अभी तो फसल कटाई शुरू भी नहीं हुई है, फिर आप तो पूरे सीजन की तुलना को अभी कैसे कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा CAQM ने अब तक अधिनियम के एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। आप अपना हलफनामा देखिए, इसमें प्राधिकरण ने कोई अनुपालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा बिना कमेटी गठित किए कैसे कदम उठा सकते हैं। हमें आयोग द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया एक भी निर्देश दिखाइए, सब हवा में है। हमें आपके कागज में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ऐसे में प्रदूषण से कैसे निपटेंगे, बैठ के कहां हो रही हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस समस्या के बारे में कुछ किया गया है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। हर साल यही होता है, हर साल पराली जलाई जाती है, क्या इसमें कोई कमी आई है। क्या दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है या बढ़ गया है। CAQM ने कहा पराली जलाने की संख्या में कमी आई है। कोर्ट ने तब पूछा कि क्या वायु गुणवत्ता सुधरी है। मामले में एमिकस अपराजिता सिंह ने सितंबर में ASG द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें धान के अवशेष जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पराली जलाना अभी भी क्यों जारी है। साथ ही यह भी पूछा कि कार्रवाई न करने पर CAQM के अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा हम यह नहीं कह सकते कि आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एमिकस में सही है कि उसने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से इसकी उम्मीद थी। कोर्ट ने कहा समिति का काम NCR के राज्यों के साथ काम करना है और इसके साथ प्रदूषण पास करने वाली इकाइयों को बंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आयोग को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास और निर्देश वास्तव में प्रदूषण की समस्या को कम करने में सक्षम है या नहीं। कोर्ट ने कहा हम आयोग से उप समिति की बैठकों और उसके तहत जारी निर्णयों के बारे में जानना चाहते हैं। समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पराली जलाने से बचने के लिए उपकरण वास्तव में किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आयोग द्वारा सुझाए गए कुछ अन्य तरीकों के अलावा यह किया जाना चाहिए कि जो बैठकों और उसमें लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड पर विवरण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को विचार करने के लिए समिति एक बेहतर अनुपालन रिपोर्ट 3 अक्टूबर को दाखिल करे। वहीं मामले में एमिकस क्यूरी के द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु पर हम 18 अक्टूबर को विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य की 1995 में हुई हत्या के दोषी जगतार सिंह द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ 4 सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा की जेल बदलने की मांग है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान जगतार सिंह हवारा के वकील से पूछा कि आखिर पंजाब जेल में तुमने सुरंग क्यों खोदी थी। हालांकि कोर्ट ने जगतार सिंह हवारा की याचिका पर दिल्ली, पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल
जगतार सिंह ने तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। फिलहाल वह करीब 28 साल से जेल में बंद है। हालांकि 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग बनाकर जगतार सिंह अपने साथियों के साथ भाग निकला था, लेकिन 2005 में फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसे तिहाड़ ट्रांसफर किया गया। अब वह फिर से पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट होना चाहता है। याचिका में याचिकाकर्ता को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की गई कि जेल में उसका आचरण अच्छा है। अपराध गंभीर सामाजिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि में हुआ। उसकी बेटी पंजाब में रहती है। वह एक मामले में लंबित अदालती कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ है। हवारा को 27 जुलाई 2007 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B, 302, 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3B, 4B और 5B के तहत 1995 में हुए बम विस्फोट की घटना के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 16 अन्य लोगों की जान गई थी। 15 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से हवारा और बलवंत सिंह सहित 2 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य को आजीवन कारावास। याचिकाकर्ता को ट्रायल के दौरान चंडीगढ़ की बुथैल जेल में रखा गया था, जहां उसने जेल में एक सुरंग खोदी। 2004 में फरार हुआ, 2005 में फिर से पकड़ा गया और दिल्ली भेजा गया। जब वह सजा काट रहा था तब 12 अक्टूबर 2010 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हवारा की सजा की पुष्टि की, लेकिन उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें लंबित हैं। 2018 में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तिहाड़ जेल में स्थानांतरण की मांग की, जिसे 23 जुलाई 2018 को एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जज की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। पटना हाईकोर्ट के जज ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि विधवा महिला को मेकअप की जरूरत नहीं है। पटना हाईकोर्ट एक किडनैपिंग और हत्या के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि इन लोगों ने ही महिला की हत्या की। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। साल 1985 के इस मामले में एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट ने मामले में 5 लोगों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था और 2 अन्य को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें पहले एक निचली अदालत ने सभी आरोपियों से बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि महिला उस घर में रह रही थी जहां से उसके अपहरण की बात कही जा रही है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को कपड़े, चप्पल, कोई भी निजी सामान वहां से नहीं मिला जो साबित करता हो कि ये पीड़िता का था। हाईकोर्ट महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार और जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि वह उसी घर में रह रही थी। हालांकि घर के उसी हिस्से में एक अन्य विधवा महिला भी रह रही थी। और जब मेकअप का सामान मिला तो कोर्ट ने यह कहकर टाल दिया कि यह सामान विधवा महिला का नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उसको जरूरत नहीं है। बेंच ने अपने फैसले में कहा, हमारे ख्याल से हाईकोर्ट की टिप्पणी न सिर्फ कानूनी रूप से असमर्थनीय है बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस तरह की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसा साबित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और निर्देश दिया कि अगर वे हिरासत में हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में अपीलों के एक बेंच को जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों द्वारा ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। गुजरात सरकार ने भी हाईकोर्ट द्वारा अभियुक्तों की सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदलने को चुनौती देते हुए कुछ अलग अपील दायर की है। यह अपीलें 2018 से लंबित है। मामला स्थगित करते हुए न्यायालय ने कहा कि वे मामले को अब और स्थगित नहीं करेंगे। उसने बताया गया कि मामले में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 27 फरवरी 2002 को हुए इस अपराध में अयोध्या से कार सेवकों को लेकर जा रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी।
गोधरा कांड ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा सुनाई गई, शेष 20 को आजीवन कारावास। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली और अन्य 20 को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों में से एक अब्दुल रहमान धनतिया को इस आधार पर 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी कि उसकी पत्नी घातक कैंसर से पीड़ित थी और उसकी बेटियां मानसिक रूप से दिव्यांग थी। 11 नवंबर 2022 को न्यायालय ने उनकी जमानत अवधि 31 मार्च 23 तक बढ़ा दी। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए फारूक नामक दोषी को जमानत दी, यह देखते हुए कि वह 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन पर पथराव से संबंधित थी। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा के कामकाज पर कड़ी असहमति जताई है। अदालत ने भारती जगत जोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य केस पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि रेरा उन पूर्व नौकरशाहों के लिए एक जगह बन गया है जिन्होंने रेरा अधिनियम की योजना को विफल कर दिया है। न्यायालय ने कहा, हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते। ये उन पूर्व नौकरशाहों के लिए पुनर्वास केंद्र बन गया है जिन्होंने अधिनियम की पूरी योजना को विफल कर दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को विनियमित करने और बढ़ावा देने, घर खरीदने वालों की सुरक्षा करने और परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 2016 का रेरा अधिनियम बनाया गया था। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले घर खरीदने वालों से प्री ईएमआई या पूरी ईएमआई वसूलने से परहेज करने के निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसमें रेरा जैसे वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता का हवाला दिया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया है। अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी। राजस्थान सरकार को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया। अब दिल्ली पुलिस विवादास्पद एफआईआर की जांच जारी रखेगी, जिसे रद्द करने के लिए लोकेंद्र शर्मा ने याचिका दायर की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने पहले इस फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की दर्ज एफआईआर की जांच करने के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी, जिसे वापस ले लिया गया। राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत दाखिल आवेदन में घटनाओं की समय रेखा का विस्तार से उल्लेख किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त का वह आदेश भी शामिल है जिसमें राज्य को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। राजस्थान सरकार ने शुरू में यह तर्क दिया था कि केवल राजस्थान पुलिस को इस मामले की जांच करने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा जांच की प्रगति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपना रुख बदलते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मामले को वापस लेने का निर्णय लिया और अब दिल्ली पुलिस की जांच से सरकार को कोई आपत्ति नहीं। राजस्थान सरकार ने कहा कि वह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, आईटी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर की जांच में पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का सहयोग करेगी और आवश्यकता अनुसार जांच पूरी करने के लिए सभी सहायता और सबूत प्रदान करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार की दलील पर संज्ञान लिया और राज्य सरकार के आवेदन को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले को मुख्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया। अब 15 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। दरअसल सामान्य वर्ग के इन अभ्यर्थियों ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एक डबल बेंच द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले पर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगाती है। 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी थी।
कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया वेब पेज लॉन्च किया है। न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश प्रदान करता है। नागरिकों के लिए न्यायालय के व्यापक निर्णयों के अनुरूप न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों को समझना आसान हो जाता है। इससे नागरिक को अदालतों के फैसले की जानकारी सरल सुगम भाषा में मिलती रहेगी और ये कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। दुर्घटनाग्रस्त जेट एयरवेज के ऋणदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सफल समाधान आवेदक ने अभी तक एयरलाइंस चलाने के लिए प्रासंगिक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त नहीं की है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि दिवाला हुई कंपनी के सामने क्या कानूनी विकल्प होते हैं। इंडिया में इंसॉल्वेंसी से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है? सबसे पहले दिवाला तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यवसाय अपने डेट चुकाने में असमर्थ होता है। भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC द्वारा शासित होता है, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसीज का समय पर समाधान करना है। कार्यवाही डेटर या क्रेडिटर द्वारा शुरू की जा सकती है, जिसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT डेटर्स एसेट का प्रबंधन करने के लिए एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला जिसमें जेट एयरवेज शामिल है, जो 2021 में दिवालिया हो गया और IBC के तहत इंसॉल्वेंसी से गुजर रहा है। जलन कोल्ड्रॉक कंसोर्टियम JKC को एयरलाइन को रिवाइव करने की योजना के साथ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के रूप में चुना गया है, जो 4783 करोड़ रुपीस का भुगतान करने के लिए कमिटेड था। हालांकि SRA का 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उनने मैनेज करा केवल ₹200 करोड़ और हवाई अड्डे और श्रमिकों का बकाया चुकाने में भी विफल रहे। NCLT ने 150 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एडजस्टमेंट की अनुमति दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इसे पलट दिया। SRA को 21 जनवरी 2024 तक राशि जमा करने का आदेश दिया है। 26 सितंबर की सुनवाई के दौरान SBI ने अदालत को यह सूचित किया है कि SRA को अभी तक एयरलाइन के संचालन के लिए होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 1 अक्टूबर 2024 को दोबारा सुनवाई करेगा। इस मामले के बारे में अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें इंडिया लीगल। कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.